कल वाली सीट पर एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसके पास पैक किया हुआ शानदार रोस्टेड चिकन था और उसकी खुशबू ने मेरी भूख को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। सच कहूं तो आंखों से आंसू आने वाले थे। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और मन ही मन तय किया कि उससे पूछूंगा, क्या आप अपना ये चिकन मुझे बेच सकती हैं? पर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, भाई साहब, उसका चेहरा इतना सुंदर और ठंडा सा कि मैं बस देखता रह गया। और बस वहीं मेरा दिमाग और जुबान आपस में उलझ गए। मेरे मुंह से निकला, सुनिए, आप, जी मतलब, चिकन, क्या आप खुद को बेचती हैं? ओह गॉड! जैसे ही वो शब्द बाहर निकले, मुझे लगा मेरा शरीर और आत्मा अलग हो गए हैं। मेरी आत्मा 3000 फीट ऊपर से मुझे देख रही थी और कह रही थी, भाई तू तो गया, तेरा पत्ता साफ है। पर क्या बताऊं, मैं वाकई में बहुत भूखा था। कंपनी से निकाला जा चुका था। बैंक बैलेंस सिर्फ 3 डिजिट में बचा था और घर वापसी के लिए सबसे सस्ती टिकट ली थी। एयरपोर्ट पर बस आधी चॉकलेट खाकर गुजारा किया था। सोचा था कुछ घंटे की तो बात है, बर्दाश्त कर लूंगा। पर उस चिकन की खुशबू और मेरी इस बदतमीज जुबान ने मेरा जो रायता फैलाया है, वो मैं ही जानता हूं। अब जरा उस लड़की का हाल सुनिए। उसने जो कपड़े पहने थे ना, उनका अंदाजा लगाकर ही मुझे समझ आ गया कि उनकी कीमत मेरे 6 महीने के कमरे के किराए के बराबर होगी। और उसकी कलाई पर बंधी घड़ी, भाई साहब, उसकी चमक सीधा मेरी आंखों में चुभ रही थी। मतलब आप यकीन मानिए, वो लड़की ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी किसी फैशन मैगजीन के कवर से उतर कर आई हो। लेकिन उस रॉयल लुक के बीच उसने अपनी गोद में एक तेल से चमकता हुआ और खतरनाक खुशबू वाला रोस्टेड चिकन दबा रखा था। बस इसी अजीब मेल ने मेरे दिमाग की आखिरी नस भी ढीली कर दी। जैसे ही वो गलत शब्द मेरे मुंह से निकले, मैं कम से कम 3 सेकंड के लिए पत्थर बन गया। मेरा दिमाग चिल्लाने लगा, अबे गधे, ये क्या बोल दिया? मैंने तुरंत बात संभालने की कोशिश की और पागलों की तरह हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि क्या मैं आपका आपका ये चिकन खरीद सकता हूं? उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा। बस वहीं मेरा गला सूख गया और मैंने फौरन अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसा नहीं था कि उसने कोई बहुत डरावनी शक्ल बनाई थी। हालांकि गुस्सा तो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी वो एक नजर ही काफी थी मुझे ये बताने के लिए कि बेटा, आज तुम्हारी मौत पक्की है। मैं एकदम चुप हो गया, पर इसलिए नहीं कि उसका चेहरा गुस्से से लाल था। हाँ, गुस्सा तो था ही, लेकिन असली वजह कुछ और थी। जैसे ही उसने मेरी तरफ गर्दन घुमाई, मैंने देखा कि उसकी आंखों के कोने में आंसू की एक लकीर थी, जिसे वो ठीक से पोंछ भी नहीं पाई थी। वो अभी अभी रोई थी। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी मैंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। उसने वो पूरा का पूरा रोस्टेड चिकन उठाया और सीधे मेरी गोद में ठूंस दिया। रूखी आवाज में बस इतना बोली, पैसे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे, और अब मुझसे एक शब्द भी मत बोलना। इतना कहकर उसने तुरंत अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया। अब हालत यह थी कि मैं अपनी सीट पर बैठा था। मेरी गोद में एक गर्मा गर्म खुशबूदार चिकन रखा था और मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मैं तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए चिकन खरीदना चाहता था, पर यहां तो सीन ही कुछ और हो गया। क्या मैंने उसे रुला दिया? नहीं, वो पहले से ही रो रही थी। पर कोई इतनी अमीर दिखने वाली लड़की प्लेन में चिकन हाथ में लेकर क्यों रोएगी? ये कैसी कहानी चल रही है भाई? अब मैं उस चिकन को पकड़े हुए वहीं जम गया हूं। न उसे खाने की हिम्मत हो रही है और ना ही उसे वापस करने की। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर माजरा क्या है। करीब 5 मिनट तक मैं वही पत्थर बना बैठा रहा। उस चिकन की खुशबू इतनी खतरनाक थी कि मुझे लग रहा था मेरी जान निकल जाएगी। आखिर में मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने धीरे से उस रोस्टेड चिकन का पैकेट खोला और एक बड़ा सा लेग पीस तोड़कर उसके सामने कर दिया। उसने गर्दन घुमाई, पहले उस चिकन के पीस को देखा और फिर मेरी शक्ल को। उसकी भौहें तन गई। झुंझलाते हुए बोली, तुम पागल तो नहीं हो? मैंने ये तुम्हें दिया है और तुम अब इसी में से मुझे हिस्सा दे रहे हो? मैंने बहुत ही मासूमियत और गंभीरता के साथ जवाब दिया, देखिए, मेरी माँ ने कहा था कि अगर कोई लड़की रो रही हो तो उसे कुछ खाने के लिए दे दो। ये नुस्खा कभी फेल नहीं होता। सच कहूं तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। मेरी माँ ने वाकई मुझसे यही कहा था। मुझे याद है, जब मैं छोटा था और स्कूल में मेरे बगल वाली बेंच पर बैठने वाली लड़की लड़की रोने लगी थी, तब माँ ने मुझे यही सिखाया था। और आज इतने सालों बाद मैं फिर से वही नुस्खा आजमा रहा था। बेशक उस समय स्कूल में मैंने चिकन नहीं बल्कि एक हॉर्स ग्राम की स्टिक, यानी वो पतली वाली नमकीन दी थी। और यकीन मानिए, असर तब भी जबरदस्त हुआ था। उसने 2 सेकंड तक मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे मेरा कोई सीटी स्कैन कर रही हो। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही हो। लेकिन उसने वो लेग पीस पकड़ लिया। उसने एक बाइट ली, थोड़ा चबाया
और फिर अचानक रुक गई। उसकी आंखें फिर से भर आईं, पर इस बार आंसू गिरे नहीं। वो बस अपना सिर झुकाए हाथ में चिकन का टुकड़ा लिए वहीं बैठी रही, जैसे कहीं खो गई हो। मुझे नहीं पता था कि वो उस वक्त क्या सोच रही थी। मुझे ये बात बहुत बाद में पता चली, लेकिन वो काफी पुरानी बात है। खैर, उस दिन हम दोनों ने जमीन से 30,000 फीट की ऊंचाई पर बैठकर उस पूरे रोस्टेड चिकन का सफाया कर दिया। आधा उसने खाया और आधा मैंने। पूरे सफर में उसने मुझे अपना नाम तक नहीं बताया। हवाई जहाज से उतरते वक्त उसने न मेरा नाम पूछा, न मैंने उसका। हम दोनों ने बस एक दूसरे को देखकर धीरे से सिर हिलाया और बस बात खत्म। मेरे पास उस मुलाकात की याद के तौर पर बस 3 चीजें बची थी। पेट में गया हुआ आधा चिकन, एक ऐसी याद जिसे सोचकर ही शर्म आ जाए, और उसकी सीट पर छूटा हुआ उसका बोर्डिंग पास। उस पर नाम लिखा था लियू रुयान। नाम वाकई बहुत खूबसूरत था। मैंने उस कार्ड को अपने वॉलेट में रख लिया और हम अपने अपने रास्ते निकल गए। मुझे लगा था कि अब पूरी जिंदगी उससे दोबारा मुलाकात नहीं होगी। पर यह किस्मत भी बड़ी कुत्ती चीज है भाई। ये सिर्फ आपकी बेइज्जती करवा कर रुकती नहीं है, ये बार बार बेइज्जती करवाने का पूरा इंतजाम करके रखती है। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मेरी मां के लाड़ प्यार ने मेरा दम ही निकाल दिया। घर में कदम रखते ही उनका पहला डायलॉग था, हाय राम, कितना दुबला हो गया है। और दूसरा, नौकरी छोड़ दी तो अच्छा ही किया, अब कल मैं तुझे लड़की दिखाने ले जाऊंगी, मैंने तेरे लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता ढूंढा है। मैंने मां से कहा, मां समझिए बात को, कंपनी ने मुझे निकाला है, मैंने खुद नौकरी नहीं छोड़ी है। पर मां तो मां है, उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया, तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम अब तू खाली तो है। मैंने फिर कोशिश की, मां मुझे पहले काम ढूंढना चाहिए। इस पर उनका लॉजिक सुनिए, अरे काम वाम छोड़, पहले लड़की ढूंढ, जब लाइफ में कोई पार्टनर आएगा तभी तो तुझे अच्छा काम ढूंढने की प्रेरणा मिलेगी। अब इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और जवाब होता भी कैसे। वो बात करते करते मेरे कटोरे में एक के बाद एक 6 चिकन विंग्स डाल चुकी थीं। अब भरे हुए मुंह से बहस करना तो वैसे भी मुमकिन नहीं था। इसके बाद शुरू हुआ रिज्यूमे भेजने और जवाब का इंतजार करने का वो थका देने वाला सिलसिला। मैंने करीब 300 जगह अपना बायोडाटा भेजा, पर कहीं से कोई खबर नहीं आई। ऐसा लगा जैसे मैंने समंदर में पत्थर फेंका हो और कोई हलचल ही ना हुई हो। मैं सच में खुद पर शक करने लगा था कि क्या मैं वाकई इतना बेकार हूं। तभी मेरे दोस्त किशन का फोन आया। ये मेरा कॉलेज का रूममेट था और खुद को बड़ा मल्टी टैलेंटेड समझता था। हाँ, तो मेरा दोस्त किशन, जो असल में एक साथ 3-3 छोटी मोटी नौकरियां करता था, पर उसका सबसे बड़ा हुनर था लंबी लंबी फेंकना। उसने फोन पर मेरा गुस्सा बढ़ाते हुए कहा, भाई तेरा वो बायोडाटा मैंने देखा, उसे पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे तूने अपनी वसीयत लिखी हो। जो भी पढ़ेगा बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा। किशन फोन पर ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसका खुद का नुकसान हुआ हो। उसने आगे कहा, ये क्या लिखा है तूने? ऑफिस के सॉफ्टवेयर चलाना जानता हूं, टीम के साथ मिलकर काम कर सकता हूं। अबे भाई 2026 चल रहा है। तेरा ये बायोडेटा तो 2006 में भी कोई ना देखे। ये सब कूड़ा मुझे दे, मैं इसे बढ़िया से चमकाकर पैक करता हूं। मैंने बस एक सेकंड के लिए सोचा और थोड़ा हिचकिचाया। सच कहूं तो मेरी वो हिचकिचाहट सिर्फ एक सेकंड के लिए थी। और फिर 3 दिन बाद आखिरकार एक बड़ी कंपनी से मुझे इंटरव्यू का बुलावा आ ही गया। जिम चेंग ग्रुप, ये हमारे शहर की सबसे बड़ी कंपनी है, बिल्कुल मार्केट की लीडर। खुशी के मारे मैं अपनी कुर्सी से उछल ही पड़ा था, पर जैसे ही मैंने उस बायोडेटा पर नजर डाली जो किशन ने मेरे लिए बदला था, मेरी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होने लगी। सुनिए उसने क्या गुल खिलाए थे। जहां मैंने लिखा था ऑफिस के सॉफ्टवेयर चलाना जानता हूं, वहां उसने लिख दिया डिजिटल इकोसिस्टम और तालमेल बिठाने की प्रणाली में माहिर। जहां मैंने लिखा था टीम के साथ काम करने का अनुभव, उसे बदलकर कर दिया विभिन्न विभागों के बीच रणनीतिक सहयोग को गहराई से सशक्त बनाने का एक्सपर्ट। लेकिन हद तो तब हो गई जब मैंने अपनी खूबियों वाला कॉलम देखा। वहां लिखा था इमोशनल और पर्सनल सेल्स नेगोशिएशन में माहिर। मैंने तुरंत कांपते हुए हाथों से किशन को फोन लगाया। मेरी तो आवाज ही बदल गई थी। मैंने चिल्लाकर पूछा, अबे ओ भाई, ये इमोशनल और पर्सनल सेल्स नेगोशिएशन का क्या मतलब है? मुझे इसका मतलब तो समझा। किशन ने बड़े रौब के साथ जवाब दिया। किशन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, अरे भाई तूने ही तो बताया था कि कैसे तूने हवाई जहाज में उस सुंदर लड़की से चिकन खरीदने की डील की थी। इसी को तो कहते हैं असली दुनिया का तजुर्बा, समझे? और मैं तुझसे शर्त लगाता हूं, ये एचआर वाले खूबियों वाला कॉलम कभी देखते ही नहीं है। अब दिक्कत ये थी कि इंटरव्यू कल ही था और बायोडेटा पहले ही भेजा जा चुका था। ऊपर से जिम चैंग ग्रुप की नई बॉस बहुत ही शांत स्वभाव की थी और कभी मीडिया के सामने नहीं आती थी। मैं किशन के उन भारी भरकम शब्दों को लेकर इतना परेशान था कि मैंने कंपनी के बड़े अफसरों के बारे में रिसर्च करने की सोची तक नहीं।
अब कुछ बदल तो सकता नहीं था, इसलिए मैंने तय किया कि जो होगा देखा जाएगा। इंटरव्यू वाले दिन मैंने अपनी इकलौती पुरानी सजी धजी कोट पैंट पहनी। उसकी आस्तीन थोड़ी लंबी थी, पर मैंने उन्हें अंदर की तरफ मोड़ दिया ताकि किसी को पता न चले। टाई को ठीक करने में 3 बार कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर वो सीधी हुई। मैं इंटरव्यू से 1 घंटा पहले ही कंपनी के हेड ऑफिस पहुंच गया। बिल्डिंग इतनी शानदार थी कि उसे देखकर ही पसीने छूट रहे थे। मैंने रिसेप्शन पर जाकर अपना नाम बताया। वहां बैठी लड़की ने कंप्यूटर में मेरा नाम चेक किया और फिर सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और बोली। वहां बैठी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आप श्रीमान शिव ही है ना? कृपया 38वीं मंजिल पर जाइए। मैं तो हक्का बक्का रह गया। 38वीं मंजिल? मैंने सोचा इंटरव्यू तो अक्सर एचआर विभाग में होते हैं, लेकिन 38वीं मंजिल पर तो सीधे कंपनी की बॉस का ऑफिस है। रिसेप्शन वाली लड़की फिर से मुस्कुराई और बोली, मैडम लियो खुद आपका इंटरव्यू लेंगी। मुझे लगा कि शायद ये कंपनी काबिल लोगों को बहुत ज्यादा ही अहमियत देती है, तभी तो एक छोटे से पद के लिए खुद मालकिन इंटरव्यू ले रही हैं। मैंने भी ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया और लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट जब ऊपर जा रही थी तो मैं मन ही मन अपना परिचय रट रहा था। नमस्ते, मेरा नाम शिव है, मुझे काम का काफी अनुभव है। जैसे ही 38वीं मंजिल पर लिफ्ट का दरवाजा खुला, मैंने ऑफिस के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा खोलते ही सामने एक बहुत बड़ी और शानदार मेज दिखाई दी और उसके पीछे कोई बैठा था। मैंने जैसे ही नजरें ऊपर की, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही चेहरा था जिसे देखकर हवाई जहाज में मेरी बोलती बंद हो गई थी। लियू रुयान। जैसे ही उसने सिर उठाया और हमारी नजरें मिली, कमरे की हवा जैसे जम गई। ये वही थी, हवाई जहाज वाली वही लड़की जो चिकन पकड़कर रो रही थी। लियू रुयान। उसके होठों पर एक बहुत ही मामूली सी मुस्कुराहट आई, इतनी हल्की कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो सच में मुस्कुरा रही थी या ये मेरा वहम था। उसकी मेज पर एक बायोडेटा खुला पड़ा था, मेरा बायोडेटा। उसके बगल में एक बहुत ही सलीके वाली लड़की खड़ी थी, जो शायद उसकी सेक्रेटरी थी। उस सेक्रेटरी ने मेरे बायोडेटा की तरफ देखा और अपनी हंसी रोकते हुए बड़े गंभीर लहजे में बोली, मैडम, ये वही उम्मीदवार हैं जिन्हें एचआर डिपार्टमेंट ने अपने ग्रुप में एक अजीब केस समझकर डाला था, लेकिन जब आपने इन्हें देखा तो आपने खुद इन्हें यहां बुलाने का हुक्म दिया। वही जिन्होंने अपनी खूबी में लिखा है कि वो इमोशनल और पर्सनल सेल्स नेगोशिएशन में माहिर हैं। कसम से उस पल मेरी आत्मा दूसरी बार मेरे शरीर को छोड़कर हवा में उड़ गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी के अभी पीछे मुड़ूं और वहां से सरपट भाग जाऊं। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे, हिलना भी मुश्किल था। मैं बस दरवाजे पर खड़ा रहा और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर का सारा खून दौड़कर मेरे चेहरे पर आ गया है। मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। लियू रुयान ने अपने हाथ का पेन नीचे रखा और कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह कहना मुश्किल था कि वो गुस्से में है या खुश, पर मैंने ध्यान दिया कि उसकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थपथपा रही थीं। बाद में मुझे पता चला कि ये उसकी अपनी हंसी रोकने की पुरानी आदत थी। वो धीमी आवाज में बोली, तो बताइए, आपका ये इमोशनल सेल्स नेगोशिएशन का अनुभव आखिर किस तरह के प्रोजेक्ट का है? मुझे समझ आ गया कि अब खेल खत्म है, पूरी तरह खत्म। मैंने तय किया कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और बिल्कुल सच बोल दिया, मैडम, वो असल में ये वही अनुभव है जब पिछली बार हवाई जहाज में मैंने आपसे वो रोस्टेड चिकन खरीदने की कोशिश की थी। मेरे ये बोलते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। पूरे 5 सेकंड तक वहां इतनी खामोशी थी कि मुझे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। सेक्रेटरी ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, पर मैं देख सकता था कि हंसी के मारे उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। तभी लियू रुयान ने बिना मेरी तरफ देखे बिल्कुल सपाट आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, नौकरी पक्की। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, हाँ? क्या? उसने बिना सिर उठाए आगे कहा, कल से काम पर आ जाना, तुम्हें मार्केट विस्तार के तीसरे विभाग में रखा गया है। इसके बाद उसने फाइल पढ़नी शुरू कर दी और मुझे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। सेक्रेटरी मुझे बाहर तक छोड़ने आई। जैसे ही हम ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकले, वो धीरे से मेरे करीब आकर फुसफुसाई, देखिए, ये जो तीसरा विभाग है ना, ये हमारी कंपनी का सबसे मुश्किल और खतरनाक डिपार्टमेंट है। यहाँ नए लोगों के टिकने की उम्मीद 30% से भी कम होती है। हमारी मैडम जितनी शांत दिखती हैं, उतनी है नहीं। खैर, गुड लक। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई कह रहा हो, बेटा, अब तुम्हारा तमाशा देखने में बड़ा मजा आएगा। बाद में मुझे पता चला कि उस सेक्रेटरी का नाम सोनिया था। वो सिर्फ लियू रुयान की असिस्टेंट नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे पक्की दोस्त भी थी। और उस वक्त वो जो मुस्कुरा रही थी ना, वो मेरा तमाशा देखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बॉस की चुटकी लेने के लिए मुस्कुरा रही थी।
अब इस तीसरे विभाग के बारे में आपको क्या बताऊं? आप इसे कंपनी का कचरा घर समझ लीजिए। पूरी कंपनी में जो ग्राहक किसी से नहीं संभलते या वो प्रोजेक्ट्स जिन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता, वो सारे के सारे कूड़े की तरह इसी तीसरे विभाग में फेंक दिए जाते हैं। जब मैं पहले दिन वहां काम पर पहुंचा तो मुझे मिलाकर कुल 4 लोग थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले तक यहां 12 लोग हुआ करते थे। बाकी के 8 या तो नौकरी छोड़कर भाग गए। रही इस कहानी की बात, तो सॉरी यार, इस स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों? तो भाई सच बोलूं तो मुझे इसकी स्टोरी लाइन उतनी पसंद नहीं आई। मैं चाहता हूं कि जो भी कंटेंट आपको दूं वो एकदम सॉलिड हो,